Hello class 10th, welcome back to my YouTube channel Concept Classes 27। Myself नरेंद्र कुमार, आपका अपना केमिस्ट्री एजुकेटर। बच 10th में हम लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंग 4 चैप्टर केमिस्ट्री पढ़ने हैं, जिसमें आज मैं पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और कॉपी पेन ले करके बैठें ताकि आपको जो है नोट्स बनाने में कोई समस्या ना हो। अगर वीडियो में कोई चीज़ नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, रिप्लाई आपको वहाँ दिया जाएगा। तो चलिए, क्लास 10th केमिस्ट्री में पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बच्चों, सबसे पहले हम समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया जो है, रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन, सबसे पहले इसकी परिभाषा का जो लिखना है तो परिभाषा कैसे लिखेंगे। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नया पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन कहते हैं। फिर से देखिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नया पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में जैसे दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नया पदार्थ बनाते हैं, जैसे N2 3H2 गिव्स आउट 2NH3 बनाते हैं। तो आप यहाँ इस रिएक्शन में देख पा रहे हैं कि N2 और 3H2 जो है अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, और इस प्रकार की अभिक्रिया को या ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आगे समझते हैं कि अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं। रिएक्शन एंड प्रोडक्ट। तो रिएक्शन एंड प्रोडक्ट की बात किया जाए तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक यानी रिएक्टेंट कहते हैं तथा इसके फलस्वरूप बनने वाले उत्पाद को प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में एक बार डेफिनेशन और देख सकते हैं। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक तथा इसके फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। देखिए, ये दो पदार्थ जो दिख रहे हैं आपको, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये अभिक्रिया में क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये दोनों अभिक्रिया में पार्टिसिपेट कर रहे हैं यानी भाग ले रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, रिएक्टेंट बोल देंगे। इन दोनों के भाग लेने से जो जो नया पदार्थ बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। देखो, ये दोनों पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप या आपस में अभिक्रिया के फलस्वरूप एक पदार्थ बनाते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलेंगे। इसको अभिकारक को इंग्लिश में हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, उत्पाद को इंग्लिश में प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर ये दोनों पदार्थों को हम लोग क्या बोल सकते हैं, अभिकारक। इसको क्या बोल सकते हैं, उत्पाद। उत्पाद। अभिकारक को इंग्लिश में रिएक्टेंट बोलते हैं, उत्पाद को इंग्लिश में प्रोडक्ट बोलते हैं। एक रिएक्शन और देख सकते हैं, जैसे एक पदार्थ कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, तो कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके जो नया पदार्थ बनाएंगे CO2, तो ये दोनों पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, अभिकारक हो जाएंगे, और इसे क्या बोल देंगे, उत्पाद बोल देंगे। आगे देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रियाओं के लक्षण निम्नलिखित हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के लक्षण जो है निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हो रही हो तो कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जो हम पता लगा सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही। इन लक्षणों को देख करके पता लगाया जा सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया चल रही होती है। तो पहला रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण क्या है, जैसे अवस्था में परिवर्तन। इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, जब मोम को पिघलाया जाता है तो जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। मोम एक ठोस पदार्थ होता है, जबकि वाटर तथा कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड एंड गैस होते हैं। अगला रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण, रंग में परिवर्तन, चेंज इन कलर। अब जैसे किसी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसमें कभी कभी क्या होता है, कलर चेंज होने लगता है, तो रंग में परिवर्तन भी रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण होता है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, जब सिट्रिक एसिड पोटेशियम परमैंगनेट के साथ
क्रिया करता है तो पोटेशियम परमैंगनेट विलेन का रंग विलेन का रंग बैंगनी विलेन का रंग बैंगनी या जामुनी रंग विलुप्त हो जाता है। विलेन का रंग बैंगनी या जामुनी विलुप्त हो जाता है। तो रंग में भी परिवर्तन अगर जो हो रहा है तो वो भी रासायनिक अभिक्रिया, रंग पहले से कलरफुल कोई पदार्थ है, रासायनिक अभिक्रिया के बाद उसमें कोई कलर नहीं रह गया है, मतलब यानी कि विलुप्त हो जा रहा है, तो ऐसी में भी हम कह सकते हैं कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। अगला रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण है गैस का निकलना। कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और उसमें से गैस निकल रहा है तो भी हम बोल सकते हैं कि इसमें जो है क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ये सब लक्षण होते हैं। नंबर 3 है रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण गैस का निकलना, एवोल्यूशन ऑफ गैस। इसका एग्जाम्पल है जब दानेदार जिंक की क्रिया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराने पर हाइड्रोजन गैस बुलबुले के साथ निकलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का अगला लक्षण है अवक्षेप का बनना, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। जब पोटेशियम आयोडाइड, मतलब कि आई को पोटेशियम आयोडाइड कहते हैं, जब पोटेशियम आयोडाइड विलेन को लिक्विड नाइट्रेट के विलेन में मिलाया जाता है तो लेड आयोडाइड का पीला प्रेसिपिटेट बनता है। यानी कि ये कह रहा है कि जब पोटेशियम आयोडाइड यानी KI को लेड नाइट्रेट के विलेन में मिलाया जाएगा तो लेड आयोडाइड का क्या होगा, प्रेसिपिटेट मतलब अवक्षेप बनता है। अगर अगला देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण ताप में परिवर्तन, चेंज इन टेम्परेचर। इसका बेस्ट एग्जांपल देख सकते हैं जब बिना बुझा चूना जल के साथ क्रिया करता है तो बुझा चूना बनता है तथा अत्यधिक ऊष्मा निकलती है। उत्पन्न ऊष्मा के कारण अभिक्रिया का मिश्रण गर्म हो जाता है। यानी कि ये कह रहा है कि जब बिना बुझा चूना जल के साथ क्रिया करता है तो बुझा चूना बनता है तथा अत्यधिक ऊष्मा निकलती है। उत्पन्न ऊष्मा के कारण अभिक्रिया का मिश्रण गर्म हो जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ताप में परिवर्तन है वो भी रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण है। यानी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो रासायनिक अभिक्रिया के कौन कौन से प्रकार हैं वो इसको भी देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसमें, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है मैं आपको बताते चलूँगा कि बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस किसका ज़्यादा है। तो चलिए, रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। देखिए इसके दो नाम है, संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। इस नाम से भी आता है, इस नाम से भी आता है, तो दोनों नाम आपको पता होना चाहिए, संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। दूसरा है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। आप वियोजन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं और अपघटन अभिक्रिया बोल सकते हैं। तीसरा अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार है विस्थापन एवं विस्थापन या फिर प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। चौथा रासायनिक अभिक्रिया है द्विविस्थापन या उभय अपघटन अभिक्रिया। इस नाम से भी एग्जाम में पूछा जाता है कि उभय अपघटन अभिक्रिया से क्या तात्पर्य है। आगे बढ़ेंगे, पांचवा है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। छः नंबर पे जो है आपका अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। नेक्स्ट है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और नेक्स्ट है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। उसके आगे है उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अगला है अपचयन अभिक्रिया। और इन 9-10 या रासायनिक अभिक्रियाओं को एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया प्रकार में संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया क्या होते हैं। इंग्लिश में कॉम्बिनेशन या फिर एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या होता है संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया? वह अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? जब वह अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन या रासायनिक अभिक्रिया जो है संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे एक पदार्थ Mg है, दूसरा पदार्थ ऑक्सीजन O2 है। ये दो पदार्थ आपस में क्रिया किए और केवल एक पदार्थ MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण किए, तो ये कौन सा जो है रासायनिक अभिक्रिया होगा? संयोजन अभिक्रिया। देखो, दो पदार्थ संयोग करके एक नया पदार्थ बना रहे हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या बोल सकते हैं?
संयोजन अपक्रिया बोल सकते हैं हम। अगला एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कार्बन एक पदार्थ है, ऑक्सीजन एक पदार्थ है, ये दो पदार्थ आपस में संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। तो कार्बन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, और यह भी जो है संयोजन या योगात्मक अपक्रिया का एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं, जैसे सल्फर और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके या क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं SO2, जिसे बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। तो अगला रासायनिक अपक्रिया है वियोजन या अपघटन अपक्रिया, जिसको बोलते हैं डिसोसिएशन रिएक्शन, इसको डिसोसिएशन रिएक्शन बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि वियोजन या अपघटन अपक्रिया क्या होता है। वह अपक्रिया जिसमें केवल एक पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित हो जाता है, तो ऐसी अपक्रिया को वियोजन या अपघटन अपक्रिया कहते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, वह अपक्रिया जिसमें केवल एक पदार्थ वियोजित होकर यानी कि टूटकर अपघटित होकर के दो या दो से अधिक पदार्थों में वियोजित हो जाता है, तो ऐसी अपक्रिया को वियोजन या अपघटन अपक्रिया कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल दे करके, मतलब ये हो गया कि कोई एक पदार्थ होगा रासायनिक अपक्रिया में, केवल एक पदार्थ, उसको गर्म कर देंगे या किसी कारणवश वो टूट करके किसी दो या दो से अधिक पदार्थों में डिवाइड हो जा रहा है, तो ऐसे अपक्रिया को वियोजन या अपघटन अपक्रिया कहते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं उदाहरण में, ये हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, और कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर ये दो पदार्थों में वियोजित हो रहा है, तो यह एक वियोजन या अपघटन अपक्रिया का एग्जाम्पल है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड मतलब CaO और CO2 में ये बदल जाएगा। तो यह क्या है, एक जो है रासायनिक अपक्रिया के प्रकार में वियोजन या अपघटन अपक्रिया का एग्जाम्पल है। परिभाषा आपको देना है, अपने कापी में लिखना है, तो सिमिलरली इस तरीके से लिखेंगे, वह अपक्रिया जिसमें केवल एक पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित हो जाता है, तो ऐसी अपक्रिया को वियोजन या अपघटन अपक्रिया कहते हैं। एक और एग्जाम्पल दिखाएंगे हम आपको, जैसे ये फेरस सल्फेट है, इसको गर्म करेंगे तो ये फेरिक ऑक्साइड और SO2 और SO3 में, ये दो या दो से अधिक पदार्थ मतलब तीन पदार्थों में देखिए वियोजित हो गया, तो यह भी है, मतलब यह एग्जाम्पल वियोजन वियोजन या अपघटन अपक्रिया का एग्जाम्पल है। अब हम पढ़ेंगे वियोजन अपक्रिया का प्रकार, और वियोजन अपक्रिया के प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ डिसोसिएशन रिएक्शन। तो वियोजन में लिखित हैं, यह वियोजन अपक्रिया निम्न प्रकार की होती है। बोल सकते हैं ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया, विद्युत अपघटन अपक्रिया, और उसके बाद प्रकाशीय अपघटन अपक्रिया। तो ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया क्या होता है, ऊष्मा के द्वारा अपघटन को ऊष्मीय अपघटन यानी कि थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। विद्युत धारा द्वारा अपघटन को विद्युत अपघटन कहते हैं, तथा प्रकाश द्वारा अपघटन को प्रकाशीय अपघटन फोटो इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। तो ये वियोजन अपक्रिया का प्रकार है। और कुछ और वियोजन अपक्रिया के प्रकार में कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे वियोजन अपक्रिया के, जैसे मर्क्यूरिक ऑक्साइड है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड है तो क्या करता है, ये इसको गर्म करेंगे तो Hg और O2 में अलग हो जाएगा मर्क्यूरिक ऑक्साइड। तो इसके बाद जल है, जल को हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा, H2H2 प्लस O2, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूट जाता है। AgCl किस में टूटेगा, AgCl जो है, AgCl सनलाइट की उपस्थिति में तथा प्रकाश की उपस्थिति में, जिसको प्रकाशीय अपघटन बोलते हैं, तो ये इसको जो तोड़ेंगे तो Ag में टूटेगा, Ag सिल्वर में प्लस Cl2 में टूट जाता है। तो इस प्रकार के वियोजन को हम प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। और जल में जब विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं, तो वह रासायनिक अपक्रिया या वह अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व
अधिक क्रियाशील, यहाँ लिख सकते हैं अधिक क्रियाशील, अधिक क्रियाशील वाला पदार्थ है, कम क्रियाशील वाले पदार्थ को विस्थापित कर देता है, तो ऐसी अभिक्रिया को तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को विस्थापन या प्रतिस्थापन कहते हैं। फिर से एक बार देखेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया या वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील वाला पदार्थ कम क्रियाशील वाले पदार्थ को विस्थापित कर देता है, तो ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए कि जिंक क्या करता है कि अपने से कम क्रियाशील वाले धातु को या पदार्थ को विस्थापित करके इसका स्थान ले लेगा। देखिए यहाँ पर Cl के साथ हाइड्रोजन है, जिंक क्या है, हाइड्रोजन से ज़्यादा क्रियाशील है, तो जिंक क्या करेगा, अधिक क्रियाशील है और कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर देता है, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, विस्थापन एवं प्रतिस्थापन अभिक्रिया कह सकते हैं। जैसे देखो जिंक क्या किया, हाइड्रोजन का स्थान ले लिया, तो ZnCl2 बन गया प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया। देखो हाइड्रोजन को क्लोरीन से विस्थापित कर दिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया का अगला एग्जाम्पल है, जैसे जिंक है और जिंक की क्रिया H2SO4 से करवाएंगे, तो जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा। क्यों विस्थापित करेगा, क्योंकि जिंक की क्रियाशीलता हाइड्रोजन से अधिक होता है, तो हाइड्रोजन इस सल्फेट से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, तो बनाएगा ZnSO4 और H2 को विस्थापित कर देगा। ये सल्फ्यूरिक एसिड है और ये अपक्रिया करके जिंक सल्फेट बनाएंगे। इसी क्रम में रासायनिक अपक्रिया का अगला प्रकार है द्विविस्थापन या उभय अपघटन अपक्रिया। इंग्लिश में बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो द्विविस्थापन या उभय अपघटन अपक्रिया क्या है, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो है एग्जाम में आता है ये। तो देखेंगे कि विस्थापन या द्विविस्थापन या उभय अपघटन अपक्रिया क्या होता है, तो इसकी परिभाषा आपको लिखना होगा। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे, जैसे जिन रासायनिक अपक्रियाओं में अभिकारकों के बीच आयंस का आदान प्रदान होता है, इसको हिंदी में हम बोल सकते हैं तो आयनों बोलेंगे। आयनों का आदान प्रदान होता है तो उन्हें द्विविस्थापन या उभय अपघटन अपक्रिया कहते हैं। फिर से एक बार परिभाषा आप देख सकते हैं, जिन अपक्रियाओं में या जिस अपक्रियाओं में, यहाँ जिस लिख लो, जिस अपक्रियाओं में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है तो उन्हें द्विविस्थापन या उभय अपघटन अपक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखना चाहेंगे तो द्विविस्थापन या उभय अपघटन अपक्रिया का पहला एग्जाम्पल है, जैसे सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3, ये रिएक्शन करेगा NaCl से, तो इसमें देख रहे हैं कि NaCl में Na प्लस है, Cl माइनस है, सिल्वर नाइट्रेट में Ag प्लस है और नाइट्रेट NO3 माइनस है। तो इसमें क्या होगा, आयनों का आदान प्रदान होगा। अभिकार, ये भी अभिकारक है, ये भी अभिकारक है, तो दोनों अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है और अभिकारकों के बीच में आयनों के आदान प्रदान से जो नया उत्पाद बनता है, जैसे सोडियम नाइट्रेट बनेगा और AgCl बनेगा। ये सोडियम नाइट्रेट के साथ जाएगा और ये AgCl के साथ जाएगा। ये सोडियम नाइट्रेट के साथ जा करके NaNO3 बनाएगा और ये AgCl के साथ रिएक्ट करके AgCl बनाएगा। तो NaNO3 का होता है नाम सोडियम नाइट्रेट और AgNO3 का नाम होता है सिल्वर नाइट्रेट, बाकी इसका नाम सोडियम क्लोराइड होता है। द्विविस्थापन या उभय अपघटन अपक्रिया का अगला एग्जाम्पल है, जैसे Na2SO4 और प्लस BaCl2 गिव्स आउट BaSO4 प्लस 2 NaCl। इसमें भी क्या हो रहा है, जैसे Na पर पॉजिटिव चार्ज है, SO पर निगेटिव चार्ज है, Ba पर पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों अभिकारकों के बीच क्या होगा, आयनों का आदान प्रदान होता है, जिसके फलस्वरूप BaSO4 और 2 NaCl बनेगा। Na2SO4 को सोडियम सल्फेट बोलते हैं, बेरियम क्लोराइड को BaCl2 को बेरियम क्लोराइड बोलेंगे और ये जो है BaSO4 इसको बेरियम सल्फेट बोलते हैं और दिस इज सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का मतलब NaCl। चलिए नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया का अगला प्रकार है पांचवा, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन।
उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होता है? तो परिभाषा आप देख सकते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया की ऐसी अभिक्रिया जो अग्र तथा पश्च दोनों दिशाओं में संपन्न होती है, तो ऐसी अभिक्रिया को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। इस रिएक्शन में या इस अभिक्रिया में को डबल हेडेड एरो से प्रदर्शित करते हैं। डबल हेडेड एरो का मतलब होता है कि इस तरफ और इस तरफ, इस पूरे संरचना को हम डबल हेडेड एरो कह सकते हैं। तो एक बार परिभाषा उत्क्रमणीय अभिक्रिया को फिर से देख लेते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जो अग्र तथा पश्च दोनों दिशाओं में संपन्न होती है, तो ऐसी अभिक्रिया को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में या इस रिएक्शन को डबल हेडेड एरो से प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, N2+3H2 और डबल हेडेड का मतलब N2+3H2 अभिक्रिया करके 2NH3 बनाएंगे और 2NH3 भी किस में कन्वर्ट हो सकता है? N2 और 3H2 में। तो ये अभिक्रिया अग्र अग्र दिशा में भी जा सकती है और अग्र दिशा से पश्च दिशा में जा सकती है, और ऐसा किसी रासायनिक अभिक्रिया में होता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया कह सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे PCl5 हम लोगों के पास है, और PCl5 क्या होता है? PCl5 को गर्म करेंगे तो PCl5 किस में बदलेगा? PCl3 में बदल जाएगा और Cl2 में बदल जाएगा। PCl5 से PCl3 और Cl2 में बदलेगा, लेकिन इससे क्या होगा? ये अभिक्रिया फिर पश्चिम दिशा में भी बैकवर्ड जा सकती है। मतलब इस अभिक्रिया PCl5 फॉरवर्ड में जाएगा तो PCl3 और Cl2 बनेगा, बैकवर्ड में जाएगा तो PCl5 बन जाएगा। यानी कि यह रासायनिक अभिक्रिया इस ऐसी अभिक्रिया होती है या ऐसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है ये जो अग्र तथा पश्च दोनों दिशाओं में जाती है। PCl5 को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बोलते हैं, PCl3 को फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और Cl2 क्लोरीन है, तो आप तो जानते ही हैं इसको। नेक्स्ट रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, इंग्लिश में बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। इसकी परिभाषा अगर आप लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से लिखेंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया या ऐसी अभिक्रिया जो केवल एक दिशा में संपन्न होती है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। इस रिएक्शन को सिंगल हेडेड एरो से प्रदर्शित करते हैं। सिंगल हेडेड एरो का मतलब होता है केवल इस तरीके से दिखाते हैं, और डबल हेडेड एरो का मतलब होता है इस तरीके से दिखाया जाता है। तो एग्जाम्पल देख सकते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का, जैसे ये ग्लूकोज है, ये ऑक्सीजन है, और ये दोनों रासायनिक अभिक्रिया करके 6CO2 6H2O प्लस ऊर्जा बनाते हैं। अब ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाएंगे और ऊर्जा बनता है। तो ये तीनों पदार्थ फिर पश्च दिशा में नहीं जा सकते। मतलब एक बार ग्लूकोज और ऑक्सीजन से ये पदार्थ बन गया तो इस पदार्थ से पहला वाला पदार्थ नहीं बनेगा, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है, अग्र दिशा में संपन्न होती है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे लकड़ी का जलना, अब लकड़ी एक बार जल गया तो फिर उससे जले हुए पदार्थ से या कोयले से हम लकड़ी नहीं बना सकते हैं। दूध से दही बनना, एक बार दूध से दही बन गया तो दही से दूध नहीं बनेगा। मतलब ऐसी अभिक्रिया है ये जो अनुत्क्रमणीय है। फिर ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में रूपांतरण, ये भी क्या है? एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में हम देखेंगे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया को इंग्लिश में एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे आप लोग? तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अंदर से बाहर की ओर निकलती हो तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं कि इसमें क्या होगा। जैसे मान लो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का पहला एग्जाम्पल, उदाहरण जो है, पहला उदाहरण लिखेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर की जब अभिक्रिया करवाएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और प्लस कुछ ऊष्मा भी निकलता है। इस कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? बिना बुझा चूना बोलते हैं। और जब इसको पानी में डालेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, यानी कि बुझा हुआ चूना बन जाता है, और उसके साथ में जो है ऊष्मा भी निकलता है। उत्क्रमणीय ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का अगला एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे ग्लूकोज और क्या नाम है ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया होगा तो
6CO2 और 6H2O प्लस ऊष्मा भी निकलेगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ कुछ ऊष्मा भी निकलता है, इसलिए इसको हम क्या बोल देंगे कि यह एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। नोट में एक बात मैं बता रहा हूँ आपको, रिस्पायरेशन इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो हम रिस्पायरेशन श्वसन होता है, श्वसन कभी कभी पूछा जाता है किस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया होती है, तो श्वसन कैसा है, जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, यानी कि ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होता है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे हम लोग। रासायनिक अपक्रिया का अगला प्रकार है ऊष्माशोषी अपक्रिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक यानी कि ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या होता है, तो ऐसी अपक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर से अंदर की ओर अवशोषित होती है, तो इस अपक्रिया को ऊष्मा होती है, तो इस अपक्रिया को ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। मतलब इसमें क्या होगा कि जो इस रासायनिक अपक्रिया में बाहर से ऊष्मा भी ली जाए, तो ऐसी अपक्रिया को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया बोल सकते हैं, ऊष्माशोषी अपक्रिया बोल सकते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे N2 प्लस O2, ये दोनों आपस में जब रिएक्शन करेंगे और प्लस कुछ ऊष्मा भी दिया जाएगा, तो ये किस में बदल जाएंगे, 2NO में। अब कहते हैं जैसे कार्बन है और H2 है, मतलब कार्बन है और सल्फर है, इसको जब हम ऊष्मा देंगे तो ये किस में बदल जाएगा, CH2 में, मतलब कार्बन सल्फाइड में बदल जाता है, कार्बन डाइसल्फाइड में बदल जाएगा। और इस प्रकार यह एक ऊष्माशोषी अपक्रिया होती है। तो अपक्रिया का अगला प्रकार देख सकते हैं, उपचयन या ऑक्सीकरण अपक्रिया क्या होता है। बहुत आसान है, उपचयन या ऑक्सीकरण अपक्रिया बहुत ही आसान है। तो उपचयन या ऑक्सीकरण अपक्रिया इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये रासायनिक अपक्रिया का अगला एग्जाम्पल है। इसकी परिभाषा देखेंगे, जिस अपक्रिया में किसी पदार्थ में जिस अपक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी होती है, तो उसे हम उपचयन या ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। फिर से एक बार समझिए, जिस रासायनिक अपक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी होती है, तो उसे उपचयन या ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। या फिर एक परिभाषा और भी लिख सकते हैं, जिस रासायनिक अपक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना होता है, तो ऐसी अपक्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण या उपचयन अपक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल देखिए, इस उदाहरण में कॉपर के साथ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, तो इसलिए इस अपक्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण, तो इसमें कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, तो क्या बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल, अगला रासायनिक अपक्रिया का प्रकार देखेंगे, अपचयन अपक्रिया, रिडक्शन रिएक्शन। ऐसी रासायनिक अपक्रिया या ऐसी अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, तो उसे हम अपचयन अपक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, तो उसे हम अपचयन अपक्रिया कहते हैं। अब जैसे जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम पढ़े हैं, मतलब यह अपक्रिया इस अपक्रिया का एकदम टोटल उल्टा होता है। इसमें ऑक्सीजन का जुड़ना होता है और इसमें ऑक्सीजन का निकलना होता है। इसमें हाइड्रोजन की कमी होती है, इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। चलिए एक बार परिभाषा देखते हैं अपचयन अपक्रिया का। इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। ऐसी अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, तो उसे हम अपचयन अपक्रिया कह सकते हैं। जैसे ये क्लोरीन है, क्लोरीन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ वृद्धि हो रही है, तो ये हाइड्रोजन जुड़ने का 2HCl बना, तो मतलब यह एक अपचयन अपक्रिया का उदाहरण है। देखिए जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड में कार्बन जुड़ रहा है या कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है, यहाँ इस पदार्थ जिंक से ऑक्सीजन निकल रहा है, तो जिंक का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। या उसके बाद कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, क्या बना रहा है, जो है ये देखो, ये ऑक्सीजन क्या हो रहा है, कॉपर को छोड़ करके हाइड्रोजन के साथ जा रहा है, तो यहाँ पर कॉपर का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो यह भी एक अपचयन अपक्रिया का एग्जाम्पल है।
अब हम आगे देखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, यानी कि रेडॉक्स अपक्रिया क्या होता है। रेडॉक्स रिएक्शन या रेडॉक्स अपक्रिया मतलब यह एक विशेष प्रकार की अपक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं। तो ऐसे अपक्रिया को रेडॉक्स रिएक्शन या रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। चलिए परिभाषा देख लेते हैं। रेडॉक्स अपक्रिया की ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों एक साथ होती हैं तो उसे रेडॉक्स रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं या रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। अब इसी क्रम में आगे देखेंगे अपचायक और उपचायक क्या होते हैं। उपचायक व अपचायक क्या होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। तो क्या होते हैं ये उपचयन, अपचयन या रेडॉक्स रिएक्शन में। अब उपचयन अपचयन को हम रेडॉक्स अपक्रिया कह सकते हैं। या रेडॉक्स रिएक्शन में जो पदार्थ ऑक्सीजन त्यागता है या हाइड्रोजन ग्रहण करता है वो उपचायक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। या फिर रेडॉक्स अपक्रिया में, रेडॉक्स रिएक्शन में जो पदार्थ ऑक्सीजन ग्रहण करता है और हाइड्रोजन त्यागता है वो अपचायक होता है। यहाँ उल्टा होगा, क्या होगा कि जो रेडॉक्स अपक्रिया में जो पदार्थ ऑक्सीजन त्यागेगा और हाइड्रोजन को ग्रहण करेगा वो अपचायक कहलाएगा, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। और रेडॉक्स रिएक्शन में जो पदार्थ ऑक्सीजन ग्रहण करता है या हाइड्रोजन त्यागता है वो अपचायक कहलाएगा। जैसे CuO में H2O क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन त्यागा जा रहा है तो इसमें क्या होगा, अपचायक का कार्य करेगा। तो लिखेंगे उपर्युक्त रेडॉक्स रिएक्शन में Cu एक उपचायक है तथा H2 क्या है, एक अपचायक का कार्य करता है। देख सकते हैं यहाँ रेडॉक्स रिएक्शन में जो Cu है वो एक क्या करेगा, अब उपचायक का कार्य करेगा जो है, और तथा हाइड्रोजन जो H2 है वो अपचायक का कार्य करता है। चलिए इसी क्रम में अगला देखेंगे दैनिक जीवन में उपचयन अपक्रिया का प्रभाव। दैनिक जीवन में उपचयन अपक्रिया का प्रभाव क्या होता है। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन डेली लाइफ। उपचयन अपक्रिया द्वारा हमारे दैनिक जीवन में निम्न प्रभाव होते हैं। जैसे सबसे पहले श्वसन। श्वसन में उपचयन का, ऑक्सीकरण या उपचयन का क्या महत्व होता है और क्या प्रभाव पड़ता है। तो श्वसन में क्या प्रभाव पड़ता है, जब रिस्पायरेशन जैव रासायनिक अपक्रिया है। रिस्पायरेशन क्या है, श्वसन क्या है, जैव रासायनिक अपक्रिया है जो जीवित कोशिकाओं में ऊर्जा मुक्त करती है। जब हम वायु में सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में प्रवेश करती है तथा हजारों सूक्ष्म वायु कोषों से होकर गुजरती है। जैसे ग्लूकोज और सिक्स ओ टू ये रिएक्शन करते हैं तो 6H2O प्लस 6CO2 प्लस ऊर्जा बनती है। तो ये भी एक जो है उपचयन अपक्रिया का, एक अपचयन दैनिक जीवन में उपचयन अपक्रिया का प्रभाव है। तो इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। ये परिभाषा है और आप इसको लिख सकते हैं। बहुत छोटा परिभाषा है संक्षारण का, बहुत अच्छा परिभाषा है। कोई फालतू की बातें नहीं लिखी हुई हैं। आगे हम समझेंगे संक्षारण रोकने के उपाय। तो संक्षारण किसी धातु को आप पेंट करके रोक सकते हैं। कोई धातु है उस पर पेंट कर दीजिए तो उसमें वो संक्षारित नहीं होगा। दूसरा है ऑयल लगाकर, उस धातु पर हम लोग ऑयल लगा दें तो क्या होगा कि वो धातु संक्षारित नहीं होगा। तीसरा है ग्रीसिंग करके, अगर कोई धातु है जैसे साइकिल का चैन है तो उसको क्या करते हैं, ग्रीसिंग कर देते हैं तो उसमें जो है मूर्छा जंग नहीं लगते हैं, मूर्छा जंग लगना। दूसरा है दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया का प्रभाव विकृत गंधिता। विकृत गंधिता और संक्षारण जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, दोनों में से आते रहते हैं एग्जाम में, तो आप दोनों को ध्यान से देख लीजिएगा। विकृत गंधिता को इंग्लिश में रेंसिडिटी बोलते हैं और ये क्या होता है पढ़ लेते हैं इसको। इसकी परिभाषा क्या लिखोगे आप, जब वसा और तेलों का उपचयन होता है या वह काफ़ी समय तक खुले में रहते हैं तो उनके गंध और स्वाद बदल जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वह वस्तु विकृत गंधी हो गए हैं तथा हम इस घटना या स्थिति को
विकृत गंधिता कह सकते हैं। फिर से इसकी परिभाषा आप देख सकते हैं। जब वसा और तेलों का उपचयन होता है या वह काफ़ी समय से खुले रहते हैं तो उनके गंध और स्वाद बदल जाते हैं या गंध और स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि वह वस्तु विकृत गंधी हो गए हैं तथा इस घटना को या इस स्थिति को हम लोग क्या बोल सकते हैं, विकृत गंधिता कह सकते हैं। अब विकृत गंधिता को रोकने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं, जैसे आप किसी भी खाद्य पदार्थ है उसको हम किसी डिब्बे में या किसी पैकेट में जिसमें वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए, अगर कोई पदार्थ ऐसा खाद्य पदार्थ है जो आप खुले में छोड़ दिए हैं और तैलीय पदार्थ है और उसको खुले में छोड़े हैं तो वो पदार्थ क्या होगा, हवा के कांटेक्ट में आएगा और उसका क्या हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा, जिसके कारण उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाएगा। तो इस वस्तु को हम लोग विकृत गंधी बोल देंगे और जो घटना होगी इस घटना को हम लोग क्या बोल देंगे, विकृत गंधिता कह सकते हैं। ये घटना विकृत गंधिता कहलाती है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में पूरा एक चैप्टर हम लोग ख़त्म कर चुके हैं जिसका नाम था रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को देने वाले हैं जो भी हिंदी मीडियम के छात्र हैं सभी के पास वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।